हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला लेक्चर में लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हम लोग आज अगला पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में थ्योरी और उसमें 20 MCQ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज जो है मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन जो है वो मंगलमय हो। चलिए हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एकीकरण है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। जो सोडियम वाष्प लैंप है प्रायः सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है वो एकीकरण और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है, यानी कि स्कैटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रतिद्वीपी नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाली जो वस्तु है वो आपका पारा वाष्प तथा आर्गन है। प्रतिदीप्ति नली यानी कि फ्लोरेसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा यानी कि मरकरी वेपर और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनोन, नियोन अथवा क्रिप्टन का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आइए इसका जो है वो व्याख्या देख लेते हैं कि धातुओं में सोना का रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई यानी कि ऊपर से नीचे की ओर रासायनिक सक्रियता का क्रम कुछ इस प्रकार है: लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, फिर उसके बाद प्लेटिनम और गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे लास्ट में आएगा और सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वो आपका लिथियम होता है, फिर पोटेशियम होता है। आप ये याद रखिएगा सीरीज। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को जो है आपका सल्फ्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रवाहित नहीं होता है, परंतु अम्लराज जिसको एक्वा रेजिया बोला जाता है, जिसमें 3 भाग जो है वो आपका HCl होता है, यानी कि 3 भाग जो है वो HCl होता है और 1 भाग जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, जिसको जो है एक्वारेजिया कहते हैं। उसमें जो है वो गोल्ड घुल जाता है, यानी कि HAuCl4 इसका जो है आपका फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो विवादित था या फिर गलत था। तो सोना जो है वो एक्वारेजिया में घुलता है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट को जो है वो शुद्ध सोना कहा जाता है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 ग्राम अथवा 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का जो है वो होता है, जो सबसे शुद्ध सोना होता है। चूँकि यह बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना उपयोग जो है वो किया जाता है। 24 कैरेट में जो है वो टोटली सोना होगा तो सोना मुलायम होता है, तो जो ज्वेलरी होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए 22 कैरेट, 18 कैरेट, ये इन सारे कैरेटों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी कि सोप जो स्टोन मुख्यतः होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम जो खनिज है जिसको टॉल्क कहा जाता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो सीरीज़ है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी या फिर रेलवे की किसी भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो जिप्सम में जो है वो आपका कैल्शियम विद्यमान रहता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है।
जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट होता है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं और इसका रासायनिक जो फार्मूला है CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका होता है CaSO4 हाफ H2O, आप वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है और इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य जो है वो अति मिश्रित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहा जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में जो है वो होता है। इससे मूर्तियाँ तथा मूर्तियों के साँचे भी बनाए जाते हैं और इसका सूत्र जो है वो आपका CaSO4 हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका जो केमिकल फार्मूला है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ से बना होता है? तो जिप्सम से जो है वो बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4 हाफ H2O होता है और यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में जो है वो किया जाता है, मूर्ति बनाने में या फिर मूर्ति के ढांचा तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है किसमें? तो जिप्सम के रूप में। यानी कि जो हड्डी किसी का टूट जाता है तो उसमें जो वाइट कलर का जो प्लास्टर किया जाता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, आप ये भी याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और जिप्सम का क्या होगा? तो ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है वो आपका क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मेनाजाइट किसका ऑक्साइड है? तो मेनाजाइट जो है आपका थोरियम का ऑक्साइड है। मेनाजाइट जो होता है वो थोरियम का ऑक्साइड होता है। लैंथनम और सीरियम का जो है ये मिश्रण होता है आपका मोनाजाइट। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि माइका है। तो माइका जो है वो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय की कमी होती है। अभ्रक की पारधुतिका शक्ति यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे कैपेसिटर तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक जो है वो कच्चे माल के रूप में विद्युत जो उद्योग है उसमें उपयोग होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इनमें से धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है जो कि रूम टेम्परेचर बोला जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा जो है वो आपका धातु है जो कि एक तरह से ऊष्मा का अच्छा चालक है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो पारा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक जो कुचालक है निम्नलिखित में से वो आपका पारा हो जाएगा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं
ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होता है, यानी कि पुअर कंडक्टर होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट पर एम मीटर केल्विन होता है, जबकि जो पारा का यानी कि मरकरी का जो होता है वो 8.31 W/m होता है। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो पारा जो है वो द्रव्य अवस्था में रहता है। चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है, यह साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में जो है वो विद्यमान रहता है। कौन? तो पारा। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्प दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? तो पारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किए जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है कि उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो ऊष्मीय प्रसार की दर है वो उच्च होती है, यानी कि जो हीट एक्सपेंशन है इसका ज़्यादा होता है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च होता है, यानी कि 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु जो है वो उपयोग होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य जो है वो कारण है। देख लेते हैं कौन कौन से कारण है। यह अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में जो है यह सुविधा मिलता है, यानी कि यह जो है अपारदर्शी होता है, यानी कि आर से पार जो है वो नहीं हो पाता है, चमकदार होता है, जिससे जो तापमापी पर रीडिंग दिखाई देता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाता है। अगला है इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित कर लेता है ये। और तीसरा कह रहा है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित यह कर पाता है। तो ये सारे कारणों के चलते मरकरी को ही जो है वो जो तापमापी होता है, थर्मोमीटर हुआ या फिर कोई भी चीज़, उसमें ज़्यादातर प्रयोग मरकरी का किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड जो है वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। धातु जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, हालांकि यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न करता है। धातु जैसे एल्युमिनियम हुआ, लोहा, जस्ता ठंडे एवं गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, हालांकि यह भाप यानी कि स्टीम से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट रेत से थोरियम प्राप्त जो है वो किया जाता है। पिंच ब्लेड से जो है वो यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित लौह ऑक्साइडों में कौन बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में जो है वो हेमेटाइट का खनन होता है। जो बैलाडीला है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह हेमेटाइट लौह ऑक्साइड का खनन किया जाता है यहाँ पर। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह ऑक्साइड है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह ऑक्साइड की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में किया जाता है। तो जो लोहा का सबसे अच्छा ऑक्साइड है वो कौन सा होता है? तो आपका हेमेटाइट होता है, जो कि बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि तंत्रिका अपवाह समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किस से उत्पन्न होते हैं? तो
वो जो है किससे उत्पन्न होते हैं, तो मोटर गाड़ी के ब्रेक से उत्पन्न होते हैं, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों में प्रयोग होने वाली माइक्रोवेव स्टोव से, बिजली संयंत्र से, या फिर टेलीफोन लाइन से। तो इसमें सभी से जो है वो हेमेटाइट वाला प्रदूषण जो है वो उत्पन्न होता है। तंत्रिका अपवाह समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइड जो कण पर्यावरणीय प्रदूषक हैं, वो सभी से जो है वो उत्पन्न होते हैं। मोटर गाड़ी में ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होती है जो उपयोग करने पर चुंबकीय कण उत्पन्न जो है वो करते हैं। मोटर गाड़ी के इंजन में उच्च शक्ति के चुंबक का प्रयोग होता है जो चुंबक कण का उत्पन्न करते हैं। अगला है कि माइक्रोवेव स्टोव में एक चुंबकीय सिस्टर का उपयोग होता है जो चुंबकीय कण जो है उत्पन्न करते हैं। बिजली संयंत्रों में उपभोग होने वाली कोयला दहन के जुड़े मैग्नेटाइड महीन कणों का एक प्रमुख स्रोत होता है। और टेलीफोन लाइन कम आवृत्ति एवं कम ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो मैग्नेटाइड कणों के स्रोत हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से जो है आपको मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 से आइए हम लोग जो है वो मिला लेते हैं। जो सोडियम होता है वो चाकू से आसानी से कट जाता है। पारा जो होता है वो आपका कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। चांदी जो होता है वो विद्युत का अच्छा जो है वो सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो लेड है, शीशा है, वो उष्मा का जो है वो कुचालक होता है। सोडियम को चाकू से काटा जाता है और सोडियम को जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट होता है, धातु होता है, इसलिए इसको किरोसिन के तेल में जो है वो रखा जाता है। पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी जो है वो आपका विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशा लेड जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। और पारा जो है वो थर्मोमीटर में प्रयोग होता है, तापमापी यंत्रों में। सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च चालक जो है कौन है, तो वो आपका चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका कौन सा है, तो आपका वो है एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका एल्युमिनियम है। और सबसे अधिक लचीले तथा पीटकर बनाए जाने वाली योग धातु जो है आपका सीसा है। और उष्मा का न्यूनतम सुचालक जो है वो आपका माफ कीजिए, देखिए सबसे ज़्यादा लचीला और पीटकर बनाए जाने योग्य धातु जो है आपका सोना है। और सबसे न्यूनतम चालकता जो है वो शीशा का है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। और उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च जो चालक होता है वो चांदी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट जिसका फार्मूला Al2O3 है, एल्युमिनियम का मुख्य ऑक्साइड है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानता जो है वो गिब्साइड, बोहमसाइड एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेसबॉक्स नामक स्थान पर मिला था, इसलिए इसका नामकरण जो है वो बॉक्साइट कर दिया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य बॉक्साइड ऑक्साइड से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 53 है, बॉक्साइड ऑक्साइड है किसका, तो एल्युमिनियम का जो है वो बॉक्साइड ऑक्साइड है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है तो आपका बॉक्साइट से। पिंच ब्लेड से जो है वो यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से प्राप्त किया जाता है ग्रेफाइट से। बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम और अर्जेंटाइट से जो है आपका चांदी प्राप्त किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में जो है प्रयोग करता है, तो एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो है प्रमुख ऑक्साइड है, इसका सूत्र Al2O3NH2O है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम जो है वो उसका ऑक्साइड बॉक्साइड है।
कॉपर का जो है ऑक्साइड आपका सिनेबार नहीं होता है, यह जो है वो मरकरी का होता है, आप ये याद रखिएगा। जिंक जो है वो उसका ऑक्साइड है कैलामाइन, और आयरन का जो है वो हेमेटाइट है। एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइड होता है, कॉपर का क्यूपराइट होता है, पारा मरकरी का सिनेबार होता है, जिंक का कैलामाइन होता है, लोहा का हेमेटाइट होता है, जो कि सबसे अच्छा ऑक्साइड है हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव हैं अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आद्रक। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के अविलय का कण जो है शामिल होता है। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टर में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में शीतलक के रूप में जो है वो गलित सोडियम का प्रयोग होता है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। भंजक प्रगल, आइए जो है हम इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। उसका ये देख लेते हैं हम लोग आंसर। जो भंजन होता है, जिसको क्रैकिंग की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु जो है वो छोटे अणु में टूट जाते हैं, इस क्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन यानी कि स्मेटिंग तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उपकरण की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वनस्पति घी में परिवर्तन किया जा सकता है। और वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार के कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलक को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता करें और कौन सा जो है वो आपका सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही होगा। ताम्र मूल यानी कि जो कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी कि लीचिंग का कारण बनता है। और तीसरा कह रहा है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषित के रूप में निर्मुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। आइए इसका हम लोग जो है डायरेक्ट व्याख्या देख ले रहे हैं। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जलीय व्यवस्था यानी कि टेट्राहाइड्रल लैटिक अरेंजमेंट द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो कि शुद्ध कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संगठन सिलिका SiO2 है। मणिकाय या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है, मुख्यतः क्रोमियम जो तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य जो संगठन है वो संघटक है वो आपका एल्यूमिना है, Al2O3 है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन यानी कि Cr3+ भी उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है, जिसका सोडियम का घनत्व जो है 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि नीचे दिए गए पदार्थ के घनत्व के अवरोही क्रम को बतलाना है। तो सोना, पारा और इस्पात अवरोही क्रम है। सोना का जो आपका घनत्व होता है वो ग्राम सेंटीमीटर में सबसे ज़्यादा 19.3 होता है और किलोग्राम में 19,300 हो जाएगा। पारा का 13.6 होता है, इस्पात का जो है 7.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? तो बोरोन का जो है वो सबसे उच्च गलनांक होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह
तापमान होता है जिस पर वह अपना ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में पहुंच जाए। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था समयावस्था में होती है। बोरोन का गलनांक जो है वो 2453 केल्विन होता है। एल्युमिनियम का 933 केल्विन होता है। सिलिकॉन का 1693 तथा लोहा का 1808 होता है। इसलिए बोरोन जो है उसका सबसे ज़्यादा गलनांक है। यहाँ पर जो है इसका सीरीज दिया हुआ है। चलिए हम लोग जो है 63 नंबर तक क्वेश्चन करिए, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले मैं पॉलिटी का सीरीज चलाया हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।